Hello Gurgulians, how are you? I hope you are safe at your home. So in the last video, we have discussed about factors of production and story of village Palanpur. Class 9th Economics. Since economics is very new to you, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन यदि आप चैप्टर को 1 से 2 बार रीड करेंगे तो आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एंड द थिंग्स व्हिच आई एम डिलीवरिंग you will understand the whole concept. So let us take a quick recap. In the last class we discussed about factors of production. Production में क्या क्या चीजें जरूरी है, जैसे हमने डिस्कस करा लैंड, लेबर, फिक्स्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, राइट. स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर. पालनपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मैंने बताया कि उसे हमने क्रिएट किया समझने के लिए प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे चलता है. तो पालनपुर की हमने स्टोरी ली और पालनपुर की स्टोरी से हम अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि फार्मिंग इन पालनपुर कैसे होता है. हाउ डज फार्मिंग इन पालनपुर टेक्स प्लेस. इफ यू लुक एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट सेज लिमिटेशन ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स. वी नो दैट लैंड इज फिक्स्ड. कहीं पे भी लैंड फिक्स्ड है, ऐसा तो नहीं कि हम लैंड को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं. हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो फिक्स है और हमें उसी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड से प्रोडक्शन को डबल या ट्रिपल करना है. तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा, कोई ना कोई ऐसे सिचुएशन को कंसिडर करना होगा जिससे हम बहुत सी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, राइट. सेकेंड थिंग इज दैट फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर. पालनपुर में हमने देखा था कि ज़्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी को ही लेते हैं और हमने ये भी देखा था कि जो 450 फैमिलीज थी उसमें से जो ज़्यादातर फैमिलीज हैं they belong from upper caste and in those families were acquiring more land, right. तो उन families के पास अगर मान लीजिए सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो शायद वो कुछ दूसरा फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को भी ले सकते हैं. इससे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हम आगे और डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में. थर्ड, कॉन्स्ट्रेन ओवर फार्म प्रोडक्शन. यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे बड़ी मुसीबत क्या आती है कि हमारे पास फार्म प्रोडक्शन को लेकर कॉन्स्ट्रेन है, बहुत रुकावटें हैं. हमारे देश में जो हर एक किसान है वो आज भी बहुत डेवलप्ड तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है. तो हमारे पास कॉन्स्ट्रेन रुकावट है कि आज भी हमारे पास फार्म प्रोडक्शन होता तो है लेकिन हमारे जगह सरप्लस फार्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है. तो ये क्वेश्चन ये उठता है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक ही लैंड से ज़्यादा चीज़ों को निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा सकते हैं. सो दिस विल सी लेटर ऑन, बट बिफोर दैट लेट अस कम टू विलेज पालनपुर एंड सी हाउ पीपल ऑफ पालनपुर डज देयर फार्मिंग. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालनपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात है कि पालनपुर में कोई भी जमीन को हम छोड़ते नहीं है, मतलब सारी की सारी जमीन को हम लेकर खेती कर रहे हैं, राइट. सेकेंड थिंग इज दैट खेती में क्या क्या हो रहा है. वी नो दैट वी हैव रबी सीजन, वी हैव खरीफ सीजन, वी हैव जायद सीजंस. सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. ये क्या ग्रो करते हैं? ज्वार और बाजरा. और ये बेसिकली कैटल फीड होता है. मान लीजिए किसान है और अपने साथ गाय भैंस रखते हैं, उन्हें चारा भी देना होता है. तो रेनी सीजन के टाइम पे ज्वार और बाजरा जो चीजें हैं वो किसान ग्रो करते हैं जिससे उनके कैटल को चारा मिल सके और वो फिर सरप्लस इनकम को बढ़ा सके या फिर अपने इनकम को डबल या ट्रिपल कर सके. इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. अक्टूबर से दिसंबर के महीने में किसान क्या लगाते हैं? पोटैटोज. इट टेक्स अ शॉर्ट टाइम टू ग्रो और फिर ये मंडी में जाकर अच्छे पैसे भी देती है. इन द winter season we grow rabi crops. These are sown with wheat. ज्यादातर किसान क्या करते हैं? गेहूं की फसल ग्रो करते हैं इन द सीजन ऑफ विंटर, दैट इज wheat. A part of the land is devoted to sugarcane which is harvested once a year. इसके अलावा किसान खेती का एक जो कोना होता है वो शुगर केन के लिए छोड़ देते हैं जो उन्हें साल भर फसल देता रहता है, राइट. एज वी नो शुगर केन इट कम्स अंडर कमर्शियल क्रॉप्स. ये कमर्शियल क्रॉपिंग में आती है और शुगर केन से फायदा इन्हें क्या मिलता है कि अगर मान लीजिए किसी पहले या दूसरे क्रॉप से इन्हें पैसे कम भी आए तो शुगर केन को ये मंडी में ले जाकर चाहे जैगरी बना लेंगे या फिर मोलासेस बना लेंगे, उसे मंडी में ले जाकर बेच देते हैं ताकि
इनकी जो कमियां हैं वो पूरी हो सके, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पालनपुर के किसान हैं वो अपने एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो अपने लैंड को बिल्कुल छोड़ नहीं रहे। जैसे एक पहले जमाने में क्या होता था कि एक कोई फसल लगाया तो वो अपने लैंड को फैलो छोड़ देते थे फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो अपने आप वापस रिप्लेनिश हो जाती थी, रीगेन हो जाती थी। लेकिन आज के समय में एज यू नो दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग, हर चीज का डिमांड बढ़ रहा है। तो बढ़ती डिमांड के साथ हमारे पास क्या है? कॉन्स्ट्रेंट, खेती के ऊपर प्रेशर है। और ये प्रेशर हमें क्या करने में मजबूर कर रहा है? ये प्रेशर हमें मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न को यूज करने पर मजबूर कर रहा है। मतलब जैसे हमने वीट लगाया, वीट लगने के बाद वी ग्रो राइस, आफ्टर राइस वी ग्रो ग्रैप्स, वी ग्रो पल्सेस, वी ग्रो शुगर केन, वी आर नॉट लिविंग द फील्ड बैक, राइट। सो लेट अस सी हाउ, ये एक तरीका भी है कि आज हम शायद सरप्लस फूड ग्रो कर पा रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं फूड ग्रेन्स में। इंडिया में जहां पहले फेमाइन्स के टाइम में फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम होती थी, आज वो चीजें नहीं रह पाई है। इसका मतलब हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मेथड्स का यूज किया है जिससे हम आज के डेट में सब सफिशिएंट हो गए। देखते हैं पालनपुर में खेती कैसे कर रहे हैं या क्या क्या प्रोसेस वो अपना रहे हैं, राइट। फार्मिंग इन पालनपुर, सो विल सी till now we have seen limitation of land is fixed, right? Farming is a main production activity in Palanpur. Constraint over farm production because land area cultivation is fixed. Now let us understand कि लोग पालनपुर में खेती करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। फार्मिंग इन पालनपुर, फार्मिंग इन पालनपुर। So as we have seen that farmers are growing many types of crop. It means that they are using multiple cropping, right? Multiple cropping has helped them to grow more, right? And we know to grow more than one, अब यहाँ पर हमने मल्टीपल क्रॉपिंग का वर्ड यूज किया। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज टू ग्रो मोर देन one crop in a year on the same given piece of land। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये हुआ कि हम एक ही फील्ड में एक से अधिक क्रॉप को बार बार ग्रो करेंगे। इससे क्या होगा? किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स होंगे तो इनकी इनकम क्या होगी? इनकम बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी तो सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो टैक्स देंगे तो हमारा कंट्री ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगा। इसके अलावा क्रॉपिंग को बढ़ाने में आज के डेट में सबसे बड़ी चीजें क्या है? तो हमने पढ़ा था कि पालनपुर में इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? किसानों के ट्यूबवेल्स चलते हैं, वो कैनाल से पानी ले सकते हैं, रिवर से वाटर ले सकते हैं, जिससे कि इफ सपोज ड्यूरिंग रेनी सीजन और द टाइम ऑफ मॉनसून इफ इट डज नॉट रेन, देन electricity is helping the farmers to grow their crops without any problem, right? So the second is role of electricity has helped the irrigation system to grow more better and better, right? Multiple cropping, role of electricity, irrigation, multiple cropping has helped
help to increase the production. Right? Now next. यहाँ समझ गए इलेक्ट्रिसिटी। तो इरिगेशन का फायदा क्या होता है? जो फार्मर्स जिन्होंने इरिगेशन स्टार्ट किया, हमने देखा मल्टीपल क्रॉपिंग, रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इरिगेशन से क्या फायदा हुआ? मोर crops can be grown, right? First thing. Second is now they can use wells, tube wells, canals, ponds, etc. to irrigate their field, right? And this is also helping the farmers to develop and grow. So we can say that electricity has played a major role in developing the farming system. और जैसे जैसे फार्मिंग सिस्टम डेवलप होगा, मैंने आपको बताया कि जैसे फार्मिंग डेवलप होगी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से क्या फायदा हुआ है, राइट? एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि ये तो हमने पालमपुर विलेज का एग्जांपल लिया है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पालमपुर इज अ वेरी यू कैन से लकी विलेज टू हैव इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज। पालमपुर में स्कूल्स भी हैं, पालमपुर में हॉस्पिटल्स भी हैं, बट द क्वेश्चन इज क्या इंडिया का हर एक गांव में इरिगेशन फैसिलिटीज ऐसी है, या क्या इंडिया के हर एक फार्मर्स इतने डेवलप्ड हैं कि वो मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? So what benefit Palanpur got from this electricity? When electricity was introduced in Palanpur, the agriculture got a boost. Boost means चीजें जब बहुत तेजी से चेंज होती है, दैट इज नोन एज बूस्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी ने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया कंप्लीट इरिगेशन का। नाउ हाउ इलेक्ट्रिसिटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द स्ट्रक्चर? सी अर्लियर एज आई हैव टोल्ड यू, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट देयर, पीपल वर यूजिंग द ओल्ड मेथड्स, they were not using the modern methods of farming, right? So what was happening? They were dependent on rains. Rain would occur, sometimes very rain would occur that would destroy the crop. Sometimes due to less amount of rain, their crops could not get sufficient amount of water. So you can say the life of the farmers were in turmoil when they were not sure that this year how much crops they would grow, right? Apart from this, electricity, one more thing that gave a boost to the agriculture, it is HYV seeds. किसानों ने क्या किया? HYV seeds का इस्तेमाल शुरू कर दिया। H stands for high yielding variety seeds. So these are basically scientific seeds which gave a boost, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, राइट? HYV सीड्स के कारण हमारी जो फार्मिंग सिस्टम है वो चेंज हो गया, और HYV सीड्स से हम कह सकते हैं कि हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को भी शुरू किया, ठीक है? इसके अलावा पालनपुर में जो दूसरी चीज है दैट इज यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी। मॉडर्न मशीनरी में क्या आता है?
tractors, threshers, tube wells, combines. अब इन मशीनरीज ने क्या किया? इन मशीनरीज ने हमारा टाइम कंज्यूम करने से बचाया और हमें चीजों को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना सिखाया, राइट? So HYV seeds and modern machinery, it really played a great role in shaping the modern farming. और आज हम HYV seeds और modern machinery के बिना modern farming के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो HYV seeds को जब इंट्रोड्यूस किया गया, modern farming मशीनरीज को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इन्होंने हमारे देश में एक नई चीज को जन्म दिया है, दैट वाज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपको बता दूं पहले हमारे इंडियंस थे, they used to do farming by the old methods, but after this introduction of HYV seeds and the introduction of modern machineries, we gave a boost to our agriculture, which helped in achieving a target that is known as green revolution. सवाल ये उठता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या? तो इन द लेट 1960s, some states like Punjab, Haryana and Western UP used HYV seeds, high yielding variety seeds, right, which gave a boost to the agriculture, achieving green revolution. Green revolution. इसका मतलब ये हुआ कि जब 1960s में हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, वेस्टर्न यूपी के किसान, इन्होंने साइंटिस्ट द्वारा दिए गए सीड्स, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर सीड्स को रिसर्च किया और इन्होंने HYV सीड्स का जो इस्तेमाल किया, अपने खेतों में लगाया, तो उन्होंने ये देखा कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट, इट डबल द प्रोडक्शन। और इससे क्या हुआ कि जो ये किसान थे, दे बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स। मान लीजिए आप सोचते हैं कि खेती मेरे, ये आपके पास 1 एकड़ खेती हो, उसमें आप सोचते हैं 50 बोरी अनाज हो जाए, और वो अनाज अगर 80 बोरी हो जाती है तो आपके पास 30 बोरी की तो सरप्लस अनाज हो गई ना। आप क्या कर सकते हैं, उस सरप्लस अनाज को मंडी में बेच सकते हैं, अपने बाकी नेसेसरीज को फुलफिल कर सकते हैं, राइट। सो दिस हैज बीन अचीविंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है तब से किसान के पास इनकम सरप्लस हो गई है, दे पे मोर ऑफ टैक्सेस, एंड यू नो if people will pay more tax, the government is more developed, the country will be more developed. So in today's lecture we will stop here till green revolution, and in the next lecture I will conclude about non-farming methods and other things. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you.